इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर कैसे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्यों वो हमारे लिए इतना जरूरी है, कैसे हम उसमें इजीली, इफ हमें ग्रामर के रूल्स याद हैं तो कैसे हम इजीली उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्लस कैसे हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो कि टाइम कम मिलता है हमें, उसमें कैसे वो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कम से कम टाइम में दिला सकता है। प्लस हमने अपना सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था स्टूडेंट्स। जिस किसी ने भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से लिंक में क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर एक बार चेक कर लें। आपको ये लेक्चर तभी समझ में आएगा या इस लेक्चर या इस पूरी सीरीज की इंपॉर्टेंस तभी समझ में आएगी जब आप हमारा प्रीवियस लेक्चर चेक करेंगे। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ये सीरीज या ये लेक्चर या ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर क्यों इतना जरूरी है, क्या हमें इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सो स्टूडेंट्स, गेट बैक एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोर ग्रामर। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले ही सीरीज में आपको बताया था, पिछले लेक्चर में सॉरी आपको बताया था कि हमने अपनी इस पूरी सीरीज को ना स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। राइट, हमने अपने पूरे इंग्लिश ग्रामर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। ओके स्टूडेंट्स, उसमें से हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज आवर सेक्शन 1। ये जो है हमारा कोर ग्रामर का है स्टूडेंट्स। ऑल्सो ये हमारे इंग्लिश का फाउंडेशन भी है स्टूडेंट्स। यहां पे इंग्लिश का आपको रियल बेस मिलने वाला है स्टूडेंट्स। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी लेवल इजी बनेगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या क्या चीजें चेक करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये वो सेक्शन है जिसमें आपकी इंग्लिश का एक्चुअल फाउंडेशन बनता है और इसमें आपके जो मेन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो हमारा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। इसमें हम ये 4 चीजें स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच, सेकंड टेंसेस, थर्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड फोर्थ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। नाउ स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश ग्रामर का अल्फाबेट होता है। जैसे हिंदी में हम शब्द भेद सीखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वैसे ही इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता स्टूडेंट्स। और ये पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं हमारे पास टोटल 8 टाइप्स के। कौन से? फर्स्ट इज आर नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, seventh conjunctions, and eighth and the last interjection. Now students, बेसिकली नाउन होता क्या है? जैसे मैंने यहां पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट, किसी भी नाम को जो चीज दर्शाती है उसे हम अपना नाउन कहते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को। सो मेनली स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? नाउन की जगह ले लेता है स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है। थर्ड हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वर्ब। वर्ब, जैसे मैंने यहां पे लिखा है, एक्शन और स्टेट। बेसिकली किसी भी एक्शन या किसी भी स्टेट को जो चीज बताती है, जो भी कोई वर्ड किसी भी एक्शन या स्टेट को बता रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ वी हैव एडजेक्टिव। फोर्थ वी हैव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन को। क्या करता है स्टूडेंट्स? नाउन की बेसिकली क्वालिटीज बताता है। हमारे पास नाउन की क्या क्वालिटीज हैं वो हमें एडजेक्टिव बताता है। नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब। फिफ्थ इज आर एडवर्ब। नाउ स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है? नो स्टूडेंट्स, ये वर्ब के साथ साथ हमारे एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है स्टूडेंट्स। देन वी हैव प्रीपोजिशंस स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशंस बहुत ही जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करता है। बेसिकली किसी भी पोजीशन या रिलेशनशिप को दिखाने का काम प्रीपोजिशंस का होता है स्टूडेंट्स। देन वी हैव आर कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बेसिकली कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं, जो बेसिकली किसी भी दो वर्ड्स को
या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए काम में आते हैं, कनेक्ट करने के काम में आते हैं। जैसे कि बिकॉज, एंड, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंजंक्शंस होते हैं, बेसिकली ये दो या दो से ज्यादा चीजों को ज्वाइन करने के काम में आते हैं। देन वी हैव इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस स्टूडेंट्स, ये इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, हमारी सडन फीलिंग्स को भी ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वी से वाओ, अलास, हुर्रे, these words are called interjections because ये हमारी फीलिंग्स को दिखा रहे हैं, हमारी सडन फीलिंग्स या सडन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना आ गया तो एरर डिटेक्शन आपको बहुत आसान लगेगा स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी रखा है, शी क्विकली फिनिश्ड द टेस्ट। यहाँ पे क्विकली जो है ये एक एडवर्ब है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है, फिनिश्ड हमारा वर्ब है। एंड इस फिनिश को, इस फिनिश की क्वालिटी या इस फिनिश को जो मॉडिफाई कर रहा है वो हमारा एडवर्ब, यानी कि क्विकली जो वर्ड है ये हमारा एडवर्ब हुआ स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू माइट हैव बीन थिंकिंग, या आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि मैंने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, या मैं जिसे खुद कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, इसे इतना शॉर्ट में एक्सप्लेन करके क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? सो द आंसर इज नो स्टूडेंट्स। हम इस पूरे टॉपिक को, हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स। बट आज के इस लेक्चर में, इन आवर टुडेज लेक्चर, मैंने जैसे आपको बताया इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि मैंने इस पूरी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। कितने? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स। तो आज हम इस पूरे 4 पार्ट्स के ओवरव्यू को समझेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट सेक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? सेक्शन 1 इज आवर कोर ग्रामर। सेक्शन 1 इज आवर कोर ग्रामर स्टूडेंट्स। तो आज हमने अपना सेक्शन 1 देखा है, जिसमें हमने अपना पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने अपना पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज आवर टेंस। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बेसिकली इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश ग्रामर का अल्फाबेट है। उसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम टेंसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे टेंसेस क्या है? हमारा जो टेंस है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश का हार्ट है। ओके, विदाउट टेंस कोई भी सेंटेंस ना ही तो सही मीनिंग देगा और ना करेक्ट स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट होगा। इंग्लिश में ऑल्दो टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? सो इंग्लिश में स्टूडेंट्स टेंसेस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज आवर प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज आवर पास्ट टेंस एंड थर्ड इज आवर फ्यूचर टेंस। एंड इन्हीं तीनों टेंसेस के स्टूडेंट्स, इन्हीं तीनों टेंसेस के 4 फॉर्म्स भी होते हैं। वो फॉर्म्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। एंड ये तीनों में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ये इन तीनों में प्रेजेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हर टेंस अलग काम करता है स्टूडेंट्स। कुछ एक्शन बताते हैं, कुछ कंटिन्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ कंप्लीशन देते हैं और कुछ फ्यूचर प्लानिंग को दर्शाते हैं। एग्जाम में ये टॉपिक क्यों इतना जरूरी है स्टूडेंट्स? बिकॉज एग्जाम में टेंस बेस्ड एरर्स बहुत सारे आते हैं। बेसिकली एरर डिटेक्शन में टेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये टॉपिक जो है ना स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी वीकनेस होता है, लेकिन रूल बेस्ड होने की वजह से ना यही टॉपिक बहुत स्कोरिंग भी है। बस क्या होना चाहिए? आपको रूल याद होना चाहिए। क्या चीज है स्टूडेंट्स? आपको रूल याद होना चाहिए। एंड इसका रूल बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। इफ आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली अगर हमारे पास जो हमारा वर्ब है, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर वो प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा स्टूडेंट्स वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है विच इज ईच ऑफ द गर्ल इज प्रेजेंट। यहां पे जो ईच है ये सिंगुलर है, तो यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो ईच है, ठीक है।
और ये क्या है, ये सिंगुलर है, ईच इज सिंगुलर, क्योंकि एक एक की बात हो रही है, राइट। तो हम जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगा, विच इज, यहाँ पे हमारा वर्ब है इज। तो बेसिकली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये आर्टिकल और डिटरमाइनर बहुत ही छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन एग्जाम में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। आर्टिकल्स बहुत ही सिंपल, सिर्फ हमारे पास तीन ही आर्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, ए, एन एंड द। एंड डिटरमाइनर्स थोड़े ज्यादा हैं, बट इतने भी नहीं, दिस, दैट, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, बहुत सारे होते हैं, ओके। बट द पॉइंट इज ये छोटे टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और एक रॉन्ग आर्टिकल जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल देता है। इसीलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत छोटा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि बहुत ही इजी है, हम इजीली कर लेंगे। बट द पॉइंट इज कि एग्जाम में ये इतना ट्रिकी होके आता है कि आप आइडेंटिफाई करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, और आपका एक मार्क्स जो बहुत ही इजीली स्कोरिंग था, सिर्फ आपके एक ढील देने की वजह से आपका वो एक मार्क्स चला जाता है स्टूडेंट्स। इसी गलती को हमें नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स आर सेक्शन 2, व्हिच इज ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है? स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में बदल के लिखना, फ्रॉम कन्वर्टिंग इट फ्रॉम वन फेज टू अनदर। ऑल दो स्टूडेंट्स ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना हमारे पास हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये बहुत ही एडवांस दिखते हैं, चाहे वो वॉइस या नरेशन हो, मॉडल एंड एक्सिलरीज हो, या सेंटेंस टाइप्स हो। ये जितने भी चारों हमारे पास टॉपिक्स हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये बहुत ही एडवांस दिखते हैं, बट इनमें एक फायदा भी है स्टूडेंट्स। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स? ये एक फिक्स्ड रूल को फॉलो करते हैं। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया तो आपके लिए ये वॉइस, नरेशन, मॉडल एंड ऑक्सिलरीज, सेंटेंस टाइप्स, चारों को स्कोर करना बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है वॉइस। फर्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास वॉइस, जिसमें हमें दो तरह की वॉइस दी जाती है। फर्स्ट इज आर एक्टिव एंड सेकंड इज आर पैसिव वॉइस। या तो हमें एग्जाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करना होगा, या पैसिव टू एक्टिव करना होगा। दोनों में कन्वर्जन आ सकता है या कंपैरिजन भी आ सकता है स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस का बेसिक मीन क्या होता है? एक्टिव वॉइस जब जो हमारा सब्जेक्ट है एक सेंटेंस के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है जब वो खुद कोई एक्शन करता है या खुद कोई कार्य कर रहा है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है तो उस चीज को हम पैसिव वॉइस कहते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, I wrote a letter. A letter was written by me. I wrote a letter. A letter was written by me. In this particular sentence, students, हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है एंड कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट कंसंट्रेट। I wrote a letter. मैंने पत्र लिखा। सो इन दिस सेंटेंस यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? यहां पे I इज आवर सब्जेक्ट। हियर I इज आवर सब्जेक्ट। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है उसने खुद एक एक्शन किया है। एक्शन क्या किया है उसने? He writes a letter. I wrote a letter. तो ये wrote a letter एक एक्शन है जो किसने किया है? सब्जेक्ट ने, और ये सब्जेक्ट ने खुद किया है। I मतलब मैंने पत्र लिखा। इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, यहां पे a letter was written by me, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? me is our subject, एंड यहां पे एक्शन क्या हुआ है? letter was written. letter was written. So students मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। यहां जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर एक्शन कराया गया है, उसने खुद नहीं लिखा। मैंने पत्र लिखा। इन आवर फर्स्ट सेंटेंस विच इज आवर एक्टिव वॉइस, यहां पे
मैंने पत्र लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट ने खुद एक एक्शन किया है. बट इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, अ लेटर वाज रिटन बाय मी. मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था. सो यहाँ पे सब्जेक्ट से एक्शन करवाया गया है, किसी और ने करवाया है. ओके. नेक्स्ट इज नरेशन. नरेशन भी स्टूडेंट्स दो तरह का होता है. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट एंड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट. नरेशन में दो तरह की स्पीचेस यूज हो रही हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज अ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज अ इनडायरेक्ट स्पीच. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर एक बार आपको रूल समझ आ जाए तो ये काफी ही इजी हो जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है? जहां पे एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स यूज किए जाएं, बेसिकली जहां पे एग्जैक्ट डायलॉग्स रखे जाएं कि जो हमारा एक एक्टर है या जो भी हमारा सामने एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसने एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोले हैं उन्हें एज इट इज कहा जाए, तो वो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच. लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच होती है एक रिपोर्टेड फॉर्म में, जहां पे बेसिकली जो भी हमारा एक्टर है या एक पर्टिकुलर पर्सन है या जो भी हमारा नैरेटर है, उसने कुछ भी कहा एंड उसके बाद वो सेम चीज मैंने उससे सुन ली एंड मैं आके आपसे अपने वर्ड्स में बताऊं या मैं आपको रिपोर्ट करूं अपने वर्ड्स में. सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच. इन दिस यू कैन चेक, ही सेड आई एम बिजी. उन्होंने कहा मैं बिजी हूं. एंड ही सेड दैट ही वॉज बिजी. उन्होंने कहा कि वे बिजी हैं, वे व्यस्त हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ही सेड आई एम बिजी. उन्होंने कहा मैं व्यस्त हूं. तो यहां पे मैं व्यस्त हूं ये बात मैंने नहीं बोली है, बट मैं किसी के पास गया था जिन्होंने मुझसे ये बात कही है कि मैं व्यस्त हूं या मैं बिजी हूं, तो मैं आके आपसे ये बता रहा हूं कि ही सेड आई एम बिजी. ये बात उन्होंने कही है, बट मैं उनके एग्जैक्ट डायलॉग्स, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपके सामने बोल रहा हूं. सो दिस इज आवर डायरेक्ट स्पीच. बट इन आवर नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड दैट ही वाज बिजी. उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं. तो यहां पे डायलॉग को मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है, बल्कि उनके वर्ड्स को मैंने अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके आपको रिपोर्ट करा है. ही सेड दैट ही वाज बिजी. उन्होंने कहा कि वो व्यस्त हैं. सो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट स्पीच. गॉट इट स्टूडेंट्स? चेंजेस हमेशा टेंस या प्रोनाउंस में ही होता है स्टूडेंट्स. थर्ड इज आर मॉडल एंड ऑक्सिलरीज. नाउ स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ड होते हैं जो मीनिंग्स ऐड करने के काम में आते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट. ये एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, पॉसिबिलिटी जैसी चीजों को दर्शाने में काम आते हैं. एग्जाम में इनके यूजेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें ये देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में आने वाली हर चीज को स्टूडेंट्स बारीकी से कवर करना है. नेक्स्ट वी हैव आवर सेंटेंस टाइप. नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है सेंटेंस इज आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स. Some are declarative, interrogative, imperative, exclamatory and many more. Plus कुछ हमारे पास आ जाते हैं simple sentences, compound sentences, complex sentences. Okay. सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने में कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल दोनों आसान होते हैं स्टूडेंट्स. इसीलिए हमें ये टॉपिक करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके जरिए हम अपने कॉम्प्रिहेंशंस को और पैराजंबल्स को इजीली समझ पाएंगे स्टूडेंट्स. सेक्शन 3, वोकैबुलरी पावर. नाउ स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी केवल वर्ड याद करना नहीं होता, ये एक स्किल है जो रीडिंग और ग्रामर दोनों में काम आती है. स्क्रीन पे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं. ये बेसिकली आपके कोर पिलर्स हैं. विच वर दोस टॉपिक्स? सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases, phrasal verbs, homophones and homonyms. Now students, अब हम इन्हीं चीजों को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे. Because students, vocabulary is not about memorizing random words. Vocabulary इधर उधर के कोई भी ऐसे वर्ड्स को सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता. ये इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग लैंग्वेज स्किल्स थ्रू कंटेक्स्ट, यूसेज एंड पैटर्न रिकॉग्निशन. क्योंकि स्टूडेंट्स, ये एक बिल्डिंग प्रोसेस है.
इससे हमारी लैंग्वेज स्किल भी बिल्डअप होती है। एंड नेक्स्ट, ये एग्जाम में भी हमें काफी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स। In this, without wasting time, we have synonyms and antonyms. Now students, what are synonyms? So basically students, synonyms होते हैं हमारे similar words. Synonyms are our similar words जिनके basically same meanings होते हैं. Synonyms के same meanings होते हैं students. जैसे happy and joyful, they are synonyms. इन दोनों के मीनिंग सेम ही है बट वर्ड्स अलग अलग है। Similarly, we have antonyms. Now, what are antonyms? Antonyms are opposite meaning words. जैसे कि happy and sad. ये बहुत ही easy words मैंने रखे हैं ताकि आपको easily समझ आ सके, because हम basic से लेके चल रहे हैं तो हमें पहले basic words देखने होंगे students. So इसमें आपको basic से समझ आएगा happy and sad, खुशी और दुखी. So basically students ये opposite words हैं. Antonyms are our opposite words and synonyms are our similar words or same meaning words. Now students, we have one word substitution. One word substitution long phrase को एक single word में बदल देना students. एक जो भी कोई एक लॉन्ग सेंटेंस है या कोई एक लॉन्ग फ्रेज है, उस पूरे सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में बदल देना है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं या उस एक पर्टिकुलर स्टडी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एंटोमोलॉजी। सिमिलरली, अ पर्सन हु राइट डायरी, एक इंसान जो रेगुलर डायरी लिखता है उसे हम बुलाते हैं डायरिस्ट। अ पर्सन हु ट्रेवल्स अ लॉट, जिसे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, वो मल्टीपल एरियाज विजिट करता है, मल्टीपल ट्रैवल्स करता है, दे आर कॉल्ड ट्रैवलर और नोमैड। ट्रैवलर और नोमैड एग्जाम में इसी क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक ब्रेक द आइस, which means start the conversation. Ice is basically solid. Ice क्या होती है? Solid होती है, ठोस होती है students. And break the ice, उस ठोस चीज को तोड़ना. So basically इसका मतलब होता है कि अपनी जो अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हो उसे तोड़ दो. Start the conversation. Similarly, hit the nail on the head. Hit the nail on the head. So basically these all are idioms. इनका literal meaning नहीं होता है, सिर्फ फिगरेटिव मीनिंग्स याद करना होता है। इनका एग्जैक्ट सेम ऐसा कोई सेम मीनिंग नहीं होता है। जैसे ब्रेक द आइज इज नॉट अबाउट हेयर, नैरेटर इजंट टॉकिंग अबाउट कि तुम्हें सच में हथौड़ा लेके बर्फ तोड़नी है। यहाँ पे जो हमारा नैरेटर है वो हमसे लिटरली ये बात नहीं कह रहा है कि यू हैव टू ब्रेक द आइस, यू हैव टू टेक अ हैमर, कि आपको एक हथौड़ा लेना है और सच में बर्फ तोड़नी है। नो, नॉट एट ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे ब्रेक द आइस इसका कोई भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, कोई भी फिगरेटिव मीनिंग नहीं है, बल्कि ये एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरी चीज को कहने के लिए यूज हो रहे हैं, जिसका मीनिंग है स्टार्ट द कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस मींस स्टार्ट द कन्वर्सेशन। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी हैव फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट वी हैव? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वर्ब और प्रीपोजिशन जब कंबाइन होके एक नया मीनिंग बना लेते हैं, that are called phrasal verbs. Phrasal verbs जब एक verb और एक preposition combine होके एक नया मीनिंग क्रिएट करते हैं, वो होते हैं phrasal verbs। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा, ऑल्दो एक यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, लुक इनटू। लुक इनटू मींस इन्वेस्टिगेट। सिमिलरली, गिव अप। What I have written? Give up. Now here students, ये जो give है ये हमारा एक verb है and up is our preposition. Now यहाँ पे एक verb और एक preposition combine हुआ है, but क्या इन दोनों का meaning same है? Give up का मतलब होता है students stop trying. Stop trying. Now students, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जो ये लेक्चर देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट होंगे, एंड कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी सोच रहे होंगे। मैं उन सबसे एक बात कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यू नेवर हैव टू गिव अप। कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। यू नेवर हैव टू गिव अप। ओके, चलिए इसे थोड़ा साइड करते हैं। नेक्स्ट आई वांट टू गिव अ वन मोर एग्जांपल
which is breakup. इस एक वर्ड से, although these are two words, but these words give a single meaning. इस एक वर्ड से आप सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे. इसका जनरल मीन होता है सेपरेशन. इसका, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग गाइस, इसका जनरल मीनिंग होता है सेपरेशन. सो स्टूडेंट्स, यहां पे जो ये हमारा ब्रेक है, ये एक वर्ब है एंड प्रीपोजिशन है हमारा अप, एंड ये दोनों कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स? एक न्यू मीनिंग दे रहे हैं विच इज सेपरेशन. सो स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इसमें हमारा एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन ऐड होके एक न्यू मीनिंग देता है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज आर होमोफोन्स एंड होमोनियम्स. होमोफोन्स स्टूडेंट्स वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली सेम साउंड करती हैं, बट इनके मीनिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स. सम वर्ड्स जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं बट इनके मीनिंग्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है स्टूडेंट्स. जैसे कि आई वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल. इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा. एंड एंड बेसिकली इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है. एंड का मतलब कुछ और है एंड का मतलब कुछ और है. दिस एंड रिप्रेजेंट्स फिनिश, और हिंदी में हम कह सकते हैं इसे खत्म. I think I wrote the wrong spelling. Sorry for my mistake, guys. Let me correct it. खत्म. एंड इस एंड का मतलब होता है और. Once again, I'm sorry for the handwriting, guys. Okay. Now, इस एंड का मतलब होता है END. इसका मतलब होता है खत्म और इसका मतलब होता है और. Similarly, students, I wanted to give you another example, which is whole and whole. Now, students, this whole, WHOLE, this whole represent the combine, and this whole represent a whole, like एक छेद को represent करता है. HOLE एक छेद को represent करता है, and WHOLE ये represent करता है संपूर्ण. Okay, complete. So these are similar in sounds. अगर मैं बोलूं end, END end and AND end, तो दोनों बहुत ज्यादा similar sound करेंगे. Similarly, अगर मैं whole, WHOLE whole and HOLE whole दोनों बोलूं तो दोनों बहुत similar sound करेंगे. इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे मल्टीपल वर्ड्स होते हैं. जैसे एक और वर्ड मेरे को जस्ट अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, which is KNOW and NO. This KNOW sounds no, and this also sounds no, right? But the meaning is completely different. This no represents nahi, and this no represents janna. What? Janna. Okay. With this, our section 3 is a bit over, not completely, because इसकी अभी ब्रीफिंग लेनी हमें बाकी है. इस सीरीज में आगे चल के जो आगे लेक्चर्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स, उसमें मैं आपको इन सब चीजों के एकदम बेसिक से लेके एडवांस कंसेप्ट्स बताऊंगा. एग्जाम्स में ही कैसे आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम उठा के उसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो इन सभी सेक्शन से रिलेट करके अभी तक आ रहे हैं, एंड नेक्स्ट एक कैसे आ सकते हैं. सेक्शन 4, which is applied skills. Section 4, applied skills. Now students, यहीं पे होता है रियल एग्जाम एप्लीकेशन. मींस ये वो टॉपिक्स हैं जहां आपका पूरा ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्रैक्टिकली टेस्ट करा जाता है. स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं. I'm not talking about board exams or any other English exam. I'm talking about government exams, जहां पे इंग्लिश का सेक्शन होता है, all one day government exams और more than one day government exams, जहां पे इंग्लिश का सेक्शन होता है और इंग्लिश
किस तरह से आती है, क्या क्या चीजें उसमें पूछी जा सकती हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज आर एरर डिटेक्शन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैरा जंबल्स। ये 5 थिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं या किस तरह से आपसे इंग्लिश पूछी जा सकती है, जिसमें से फर्स्ट वी हैव एरर डिटेक्शन। यहां पे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होगी। बेसिकली सेंटेंस में कहीं भी गलती हो सकती है स्टूडेंट्स, और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको रूल्स याद है, अगर आपको ग्रामर आपने अच्छे से पढ़ी है, वोकैबुलरी आपकी एकदम एक्यूरेट है, तो आप एरर तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे स्टूडेंट्स, और आपको सिर्फ उसमें एक करेक्ट ऑप्शन फिल करना होगा। ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों अप्लाई होती है स्टूडेंट्स। कंटेक्स्ट को समझना जरूरी होता है। बेसिकली अगर आपको कोई एक सेंटेंस दिया गया है और वहां पे आपको वर्ब लिखना है, इज और आर ये लिखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे सब्जेक्ट कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर और प्लूरल, एंड उसी के बेसिस पे आप जज करेंगे कि वहां पे एग्जैक्ट कौन सा वर्ब यूज होगा। देन वी हैव क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ आपको मिलेगा स्टूडेंट्स। थर्ड क्लोज टेस्ट, इसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स, एंड पैराग्राफ में मल्टीपल ब्लैंक्स होंगे। कंटेक्स्ट, ग्रामर, वोकैबुलरी सब टेस्ट होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स। और उन ब्लैंक्स में आपको टेंसेस का एक अच्छा एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि टेंसेस जो चल रहे, जिस टेंस में वो पूरा एक पैराग्राफ चल रहा है, उन फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा वर्ब यूज होगा, किस टेंस में यूज होगा, या इफ कहीं पे सब्जेक्ट मिसिंग है तो वो किस तरह ऐड होगा, राइट। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर करना। रीडिंग हैबिट इसको बहुत ही आसान बना देती है, बिकॉज जितना ज्यादा हम रीड करेंगे और हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, उतना ही वो टॉपिक हमारे लिए इजी होता चला जाएगा। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ओके, इफ आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपका एनालाइजेशन अच्छा है, तो आप तुरंत रीड करके उस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। देन वी हैव पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स में स्टूडेंट्स सेंटेंस को बहुत तोड़ मरोड़ के किसी मतलब आगे पीछे वर्ड्स करके रखे होंगे, एंड आपको उस पूरे सेंटेंस को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ये टॉपिक रीजनिंग में भी आता है स्टूडेंट्स। ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, आपने रीजनिंग में भी कई क्वेश्चंस देखे होंगे, एंड ये आपको हेल्प भी करता है रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको वर्ड्स आपकी नजरों के सामने होंगे। आपको वर्ड्स देख के सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सारे वर्ड्स कौन से टेंसेस में लिखे गए हैं, इसमें कौन सा सब्जेक्ट किस फॉर्म में यूज हो रहा है, एंड कौन सा वर्ब। वर्ब आपके सामने है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव टू प्लेस इट, कि आपको उसे प्लेस कहां करना है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कितना वाइड है, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे पूरे प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एग्जाम्पल्स के साथ कवर करेंगे। एंड ये जो आपका सिलेबस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यही आपका रोड मैप होने वाला है स्टूडेंट्स। और अब आने वाले लेक्चर्स में हम हर टॉपिक को एक एक करके मास्टर्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमने कौन से टॉपिक्स एग्जैक्ट देखे हैं? कोर ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैबुलरी एंड अप्लाइड स्किल्स। नाउ स्टूडेंट्स, रिमेंबर, सबसे पहले अभी तक हमने क्या करा है? अभी हमने सिलेबस समझ लिया है स्टूडेंट्स। अब हमें यह पता है कि हमारे एग्जाम्स में कौन सा सिलेबस आएगा स्टूडेंट्स, राइट। नाउ अब हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और फिर रेगुलर प्रैक्टिस भी करेंगे स्टूडेंट्स। इसी रोड मैप के साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन को हम और स्ट्रांग बनाएंगे।